जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने बात की थी सर्विस कॉस्टिंग की। हमने थ्योरेटिकली उसको देखा था कि कैसे हम सर्विस की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम किट के क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सर्विस कॉस्टिंग के हवाले से, अगर आप देखें तो ये जॉब बैच और प्रोसेस के चैप्टर के अंदर ही उसने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के हवाले से ही। 263 जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड आ सर्विस इंडस्ट्री? कौन सी सर्विस इंडस्ट्री कंसीडर की जाएगी? पहले नंबर पे है एयरलाइन कंपनी, रेलवे कंपनी और फर्म ऑफ अकाउंटेंट। स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये तीनों ही सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, तो हम इसको डी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो कहता है 264 के अंदर विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री सर्विस कॉस्टिंग? हाई लेवल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट। हमने ये बात की थी कि हमारी जो कॉस्ट होती हैं सर्विस के अंदर, इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती हैं। यूज ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आगे जाके हम प्रोसेस कॉस्टिंग में जो है वो डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स, ये आपका जो है ये भी एक फीचर है। कल मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा कॉस्ट यूनिट पे हम अपनी कॉस्ट को मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद लॉन्ग टाइम स्केल फ्रॉम कमेंसमेंट, लॉन्ग टाइम स्केल नहीं होता, शॉर्ट टाइम स्केल होता है, तो हमारे लिए ए और सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन बनती है। उसके बाद वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी यूज इन द हॉस्पिटल रन बाय अ चैरिटेबल फाउंडेशन? कौन सी जो है आपके पास बेस है, कौन सी किस कॉस्ट यूनिट पे आप अपनी कॉस्ट को मेजर करेंगे? ऐसा हॉस्पिटल जो चैरिटेबल फाउंडेशन जो है वो रन करती है। कॉस्ट पर पेशेंट डे, कॉस्ट पर पेशेंट, कॉस्ट पर बेड डे, बेड थ्रूपुट और प्रॉफिट पर पेशेंट। यहां पे हमारे पास कॉस्ट पर पेशेंट भी हो सकता है, कॉस्ट पर बेड डे भी हो सकता है, प्रॉफिट पर पेशेंट जो है वो नहीं होता। चूंकि हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर स्टूडेंट्स कोई भी मैयर प्रॉफिट वाली यूज नहीं होती, तो वी विल नॉट बी यूजिंग दिस, राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं 266 के अंदर अ होटल कैलकुलेट्स अ नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग एवरेज कॉस्ट पर ऑक्युपाइड बेड पर डे। आपने अपनी एवरेज कॉस्ट निकालनी है पर बेड पर ऑक्युपाइड बेड पर डे के हवाले से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर अ 30-day पीरियड। 30 दिनों के लिए आप जो है उस डाटा को देख रहे हैं। रूम्स विद ट्विन बेड्स एंड द सिंगल रूम्स, उसमें वो कह रहे हैं नंबर ऑफ रूम्स इन अ होटल आपके पास 260 हैं ट्विन बेड्स वाले, और सिंगल बेड वाले हैं, सिंगल रूम्स जो हैं वो है 70। सो टोटल मिला के अगर हम देखें तो 330 के करीब बनते हैं। नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल टू लेट 240 प्लस 40 280, एंड एवरेज नंबर ऑफ रूम्स ऑक्युपाइड हैं 200 प्लस 30 दैट इज 230। उसके बाद नंबर ऑफ गेस्ट इन अ पीरियड उसने बताया 6450 हैं। आपके एक पीरियड के अंदर 6450 गेस्ट रहते हैं। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है 2 days की, तो इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6450 को मल्टीप्लाई करें बाय 2, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? दैट विल बी द गेस्ट डेज आ जाएगा। सो 6450 इंटू 2 ये बनता है जी 12,900 के करीब, 12,900। पेरोल कॉस्ट फॉर द पीरियड कितनी कॉस्ट है पेरोल की? $1,00,000। कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग है 5,000 और ये है 22,000। तो अगर हम इस सारी कॉस्ट को ऐड करें तो ये बनती है $1,27,500 की। वो कह रहे हैं एवरेज कॉस्ट पर बेड ऑक्युपाइड बेड पर डे। अब यहां पे वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि भी डबल बेड ऑक्युपेंसी है या सिंगल बेड ऑक्युपेंसी है। ही इज जस्ट आस्किंग यू अबाउट कि आपका जो है बेड ऑक्युपाइड की बेस पे आपने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस कॉस्ट $127,500 डिवाइडेड बाय $12,900, तो हमारे पास जो आंसर आएगा
127,500 डिवाइडेड बाय 12। तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब ये हुआ, इसको हम स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोल रहे हैं कि यानी कि हमारे पास कोई स्पेशल ऑर्डर आया, उसकी हमने कॉस्टिंग कैसे करनी है। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर के इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और हमें जो है वो हमसे क्या उसकी डिमांड है। तो लिहाजा यहाँ पे हमें जॉब कॉस्टिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम जॉब कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं और एक स्पेशल ऑर्डर के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, गार्डन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं कि गार्डन की लैंडस्केप के लिए हम जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, ग्रास कटिंग मशीन्स होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या और जो है गार्डनिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं उसको इस्तेमाल करके हम जॉब कॉस्टिंग उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह इवेंट डेकोरेटर्स हैं, डेकोरेटिंग कंपनीज होती हैं वो जॉब कॉस्टिंग यूज करती हैं। इसी तरह आपके कुछ जो आप गारमेंट्स, टेलर मेड गारमेंट्स स्टिच करवाते हैं, अपनी कस्टमाइज्ड गारमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, तो वो भी आपका जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल होगी। इसी तरह और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि फर्नीचर बनाने वाली कंपनीज हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी तरह कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं, यार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं। तो ये बेसिकली बहुत सारी कंपनीज हैं जो जॉब कॉस्टिंग पे काम कर रही होती हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, जब जॉब के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं तो चूंकि हर जॉब दूसरी जॉब से डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, रिक्वायरमेंट यूनिक होती है, तो लिहाजा आप इंडिविजुअल जॉब्स को इजीली देख सकते हैं कि कितना काम हुआ है और कितना काम रिमेनिंग है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपकी जो जॉब है उसका एक नंबर, यूनिक नंबर भी होता है, इसका एक खास जॉब नंबर भी होता है जिससे आप देख सकते हैं कि भाई कितना काम हुआ, कितना काम रहता है। उसके बाद नॉन रेपिटेटिव है, रिपीट नहीं होगी ये जॉब जो है, ये आपकी नॉन रेपिटेटिव होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, यूजुअली इसकी जो कॉस्ट है वो भी हायर होती है, चूंकि आप स्पेशल ऑर्डर कंप्लीट करें, आप अपने कस्टमर के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो जॉब की कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली आपकी मटेरियल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, आपके लेबर की कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा लगेगी और ओवरहेड्स भी ज्यादा लगेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखें तो हम कैसे अपनी जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक जॉब कार्ड या जॉब शीट प्रिपेयर करते हैं। जॉब कार्ड और जॉब शीट जो है दैट हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग कि यार हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगेगी और हमें उस जॉब को कंप्लीट करने में कितनी कॉस्ट आएगी। अगर आप इसको गौर से देखें इसके फॉर्मेट को, तो आपके यहाँ पे कस्टमर का नाम आ रहा है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन आ रही है, जॉब नंबर एक खास नंबर 342 आपने साइन किया वो आ रहा है, उसके अलावा डिलीवरी डेट कौन सी है, कब हम एक्चुअली डिलीवर करते हैं, डेट कब हमने काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम डिस्पैच भी करेंगे, और जब डिस्पैच करेंगे तो उसका एक डिस्पैच नोट भी असाइन करेंगे। उसके बाद मटेरियल की कॉस्ट को हम एस्टिमेट कर रहे हैं। मटेरियल की कॉस्ट हम देखते हैं कि कितने घंटे लगेंगे और कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी। सो वी विल सी के मटेरियल रिक्विजिशंस जो हैं इस जॉब के हवाले से, रिक्विजिशंस हमने कितनी रेस की हैं, उसके मुताबिक ही हम देख रहे होते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी एलोकेट होगी। देन वी हैव द लेबर कॉस्ट एस्टिमेट। वी विल एस्टिमेट हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब and what would be the total cost to complete a job, and after that हम देखेंगे कि ओवरहेड्स का क्या एस्टिमेट होगा और फिर उसके अलावा और जो चार्जेस हैं वो कितने होंगे। अब उन सारी कॉस्ट को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि टोटल कॉस्ट हमारी जॉब के वाले से आती है 1778, और इसके साथ साथ हम अपनी प्राइस जो है वो कस्टमर को कोट करेंगे 2400 फॉर एग्जाम्पल, एंड द प्रॉफिट वी विल गेट इज 622। इसके साथ साथ आपको ये स्टेज बाय स्टेज बता रहा है कि जो आपकी सेल्स का ऑर्डर आएगा, यानी कि जॉब का ऑर्डर आया, आपने उसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद डिलीवरी जो है, डिलीवरी नोट बना, रिक्विजिशन फॉर्म्स, ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पे आप अपनी जॉब कॉस्ट शीट कंप्लीट कर रहे होंगे।
या जॉब कॉस्ट कार्ड कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो सेकंड कॉस्टिंग मेथड है इसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम सिमिलर यूनिट्स में प्रोडक्शन कर रहे हैं और मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम बैच के अंदर सिमिलर यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हमारे पास हम बैजेस में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लाइक के कॉस्मेटिक बिजनेसेस हैं, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं। इसी तरह आपके कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आजकल हम कार्स को भी बैजेस में प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह आपके बेवरेजेस कंपनीज हैं, वो भी बैच कॉस्टिंग को यूज करते हैं, बैजेस को यूज करते हैं टू मेजर द कॉस्ट। एंड आफ्टर दैट वी हैव द ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है जी, जो आप इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की अशिया जो हैं, जो आप स्टोर से बाय करते हैं, सो दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द बैजेस। अब यहाँ पे जब हम बैच के ऊपर बात करते हैं तो बैच के अंदर आपके नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट्स होते हैं चूंकि, और लिहाजा आप इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यार एक बैच के अंदर एक यूनिट पे कितना काम हुआ है। तो चूंकि आप एक ही वक्त में बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिमिलर यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लिहाजा इट इज नॉट दैट इजीली आइडेंटिफाइबल। तो इसकी जो कॉस्ट है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? हम सबसे पहले तो अपनी टोटल कॉस्ट बैच की निकालते हैं। एक बैच की कॉस्ट निकाली और उसको हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया इन अ बैच। फॉर एग्जांपल हमारी टोटल कॉस्ट है $1 मिलियन की और इसके अंदर हमने कोई 500 बैचेस प्रोड्यूस किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी जी? वो $2000 की कॉस्ट होगी एक यूनिट के अंदर, एक बैच के अंदर एक यूनिट की। और अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट उसी तरह कैलकुलेट होगी, इसके अंदर तीनों कॉस्ट आ जाएंगी, मटेरियल कॉस्ट, द लेबर कॉस्ट एंड द ओवरहेड्स। सारी कॉस्ट को आप इसमें शामिल करेंगे तो आपके पास प्रोडक्शन की कॉस्ट निकल आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे सामने आती है जी इसकी कुछ कैलकुलेशंस, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी है, इसके अंदर कोई भी ऐसा टेक्निकलिटी नहीं है। देन वी हैव प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टूडेंट प्रोसेस कॉस्टिंग से क्या मुराद है कि देखें जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कुछ जो है काम करना है स्टेप्स के अंदर, हमने अपने काम को कंप्लीट करना है एक कंटिन्यूअसली और रेपिटेटिवली स्टेप्स को फॉलो करते हुए या प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है जहां पे आप मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं और आइटम्स जो हैं वो आपकी कंटिन्यूअसली प्रोसेसेस के अंदर से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा प्रोसेस शुरू हुआ, फिर तीसरा कंप्लीट हुआ, फिर चौथा शुरू हुआ, यानी कि प्रोसेस के अंदर आप कंटिन्यूअसली चीजों को बना रहे हैं। यानी कि वो ये नहीं होता कि एक टाइम पे बस आपने प्रोसेस कर ली और आपकी चीज बन गई, ऐसा नहीं है। सो प्रोसेसेस आर रेपिटेटिव और इट इज बेसिकली द कंटिन्यूअस। बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं, जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की एग्जांपल्स हैं, आपके सामने टेक्सटाइल कंपनीज हैं, आपके सामने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इसके अलावा पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, ऑयल रिफाइनरी बिजनेसेस हैं, इसी तरह आपके और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम प्रोसेसेस को यूज करते हैं। उसके बाद प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स आपकी जो आइटम्स होती हैं कई दफा वो आइडेंटिफाइबल भी होती हैं, आइडेंटिकल भी होती हैं, और कई दफा आपकी आइटम एक दूसरे से यानी कि आप उसे इनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं, यानी कि आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग-अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक खास स्टेज के बाद दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, दे कैन बी सेपरेबल। उसके बाद वो कहते हैं कि जी another feature of process costing that output of one process form the material input to the new next process। यानी कि अगर आपका एक प्रोसेस से चीजें कंप्लीट हो गई तो वो जब आपका प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ तो प्रोसेस 2 में जाएगी जो चीज वो उसकी इनपुट कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं एग्जांपल फॉर द ऑयल रिफाइनरी बिजनेस। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास ऑयल होता है जो आप ऑयल वेल से निकालते हैं, उसको आप प्रोसेस 1 में डालते हैं, फिर उसको आगे सेंड कर देते हैं प्रोसेस 2 में, फिर प्रोसेस 3 के अंदर, और उसके बाद हमारे पास जो है वो पेट्रोल जो है वो बन जाता है। तो प्रोसेस 1 के लिए जो हमने चीज इनपुट जो डाली है उसके अंदर वो इनपुट होगी, और जो उससे निकलेगी उसको हम बोलेंगे आउटपुट। सो इनपुट
एक प्रोसेस की और उसके बाद आउटपुट जब उस पर हम काम कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, तो दैट विल बी एन आउटपुट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस इसको हम बोलेंगे इनपुट। फिर प्रोसेस 2 से जो चीज निकलेगी उसको हम आउटपुट बोलेंगे और जो उसको रिसीव करेगा उसके लिए वो इनपुट कहलाएगी। तो इसी तरह हमारे जो प्रोसेसेस हैं ये कंप्लीट होते जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास पेट्रोल बन के सामने आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमें ये भी समझना है कि जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो रूटीन के लॉसेस होते हैं, जो एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं। जैसे कि आप जब मिल्क को बॉईल करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि कुछ मिल्क हवा में उड़ जाएगा, या पानी जैसे होता है एक खास टेम्परेचर के बाद पानी हवा में अवेपोरेट कर जाता है। तो हमारे एक तो लॉस है जिसको हम नॉर्मल लॉस बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड लॉस होता है, और ये जो लॉस होता है ये गिवन इनपुट पे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल लॉस होता है दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इनपुट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि जो भी इनपुट होगी उसका 5% मेरा नॉर्मल लॉस होगा, एक्सपेक्टेड लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 kgs एक प्रोसेस में इंसर्ट करता हूं, इसके 5% इसका जो है वो वेस्ट होगा, नॉर्मल लॉस होगा, दैट विल बी 5 kgs। सो इट मींस कि मेरे पास जो गुड आउटपुट बनेगी आफ्टर द नॉर्मल लॉस दैट विल बी 95 kgs। ठीक है, तो हमें इसका पता होना चाहिए। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की भी बात करते हैं। जैसे इसने बिफोर वी गेट इनटू दैट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, उसमें वो कह रहा है कि जी मटेरियल का इनपुट है 1000 यूनिट्स का और नॉर्मल लॉस है 4%। तो इसका मतलब है कि हमारा नॉर्मल लॉस 1000 का 4% 40 यूनिट्स बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की और एबनॉर्मल गेन की। एबनॉर्मल लॉस जो है ऐसा लॉस जो आपका एक्सपेक्टेड नहीं था, यानी कि ऐसा लॉस विच यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और ऐसा गेन जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते बट इट इज इनकर्ड। अब यहां पे हमें एबनॉर्मल लॉस जो है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप दूध को बॉईल कर रहे हैं और सडनली वो जो दूध है वो हाथ लगने से नीचे गिर जाता है, तो वो जो है आपका जो दूध जाया हो गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड लॉस। इसी तरह आपका कई दफा ये भी होता है कि आपने सोचा कुछ और होता है और आपके एक्चुअल यूनिट ज्यादा बन जाते हैं एबनॉर्मलिटी की वजह से, सो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के अंदर हमने जो यानी कि फर्क देखा, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो नॉर्मल लॉस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड एंड एबनॉर्मल लॉस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। और उसके साथ साथ एक और जो फर्क है नॉर्मल लॉस का, यूजुअली हम अगर बात करें तो इसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू प्रोवाइडेड होती है, स्क्रैप वैल्यू होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब शूज बनाने के लिए लेदर की कटिंग करते हैं डिफरेंट साइजेस के अंदर, तो जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, वो जो पीसेस हैं उनको आप मार्केट में बेच के उससे कुछ ना कुछ फायदा उठा सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल लॉस के लिए कई दफा इसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। मैं दूध की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो हवा में एवेपोरेट हो गया, तो इसकी स्क्रैप वैल्यू यूजुअली होती है। और एबनॉर्मल लॉस जो है उसकी स्क्रैप वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी होती। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को? इसके लिए छोटा सा फॉर्मेट है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट यूनिट्स होते हैं, इसमें से हम नॉर्मल लॉस माइनस कर देते हैं यूनिट्स, और हमारे पास जो बाकी बचता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। दैट इज आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। और इस एक्सपेक्टेड आउटपुट में से हम एक्चुअल आउटपुट जो हमने एक्चुअली प्रोड्यूस की है वो हम माइनस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो डिफरेंस है इज दैट एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। सो अगर ये पॉजिटिव है तो एबनॉर्मल लॉस है, अदरवाइज ये एबनॉर्मल गेन होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है द मटेरियल इनपुट इज 1000, 4% इज अ नॉर्मल लॉस, एंड एक्चुअल आउटपुट जो आपने बनाई और आगे ट्रांसफर की दैट इज 944। तो आपने सबसे पहले अपने नॉर्मल लॉस यूनिट्स निकालने, तो इनपुट आपने लिखी यहाँ पे 1000, इसका 4% जो है वो 40 बनता है, ये माइनस किया, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी होगी? जो गुड आउटपुट हम एक्सपेक्ट करें दैट इज 960। एक्चुअली हमने बनाए कितने? 944। इसका मतलब है कि जो हमारे 14 यूनिट्स हैं, 16 यूनिट्स जो हैं दैट इज कंसिडर्ड एज टू बी द एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चूंकि हमने कम एक्चुअली प्रोड्यूस किए हैं, कम आउटपुट बनी है, बननी चाहिए थी 960 की, एक्चुअली बनी 944 की,
it means this is our abnormal loss. उसके बाद एक और भी एग्जांपल उसने दी हुई है स्टूडेंट्स, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 भी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज अबाउट द जॉइंट एंड द बाय प्रोडक्ट, कि हमारी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो जॉइंट होती हैं और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बाय प्रोडक्ट्स होती हैं। जॉइंट मींस के जो जुड़ी होती हैं, यानी कि विच इज नॉट इनडिस्टिंग्विशेबल। ऐसी प्रोडक्ट्स जो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, जॉइंट हैं, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट आपकी सेपरेट होगी और उसमें जो है वो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जॉइंट प्रोडक्ट्स के अगर हम देखें तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आपकी एक खास स्टेज के बाद सेपरेट होती हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं जी आपकी मेन प्रोडक्ट्स या जॉइंट प्रोडक्ट्स, यानी कि सेपरेट हो चुकी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही होती है वो एक स्टेज से पहले जॉइंटली लग रही होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम उसी ऑयल रिफाइनरी की एग्जांपल लेते हैं कि हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया ऑयल वेल से, उसको प्रोसेस 1 में से गुजारा, फिर उसको आगे ट्रांसफर कर दिया प्रोसेस 2 के अंदर, फिर ट्रांसफर कर दिया उसको प्रोसेस 3 के अंदर, और उसके बाद स्टूडेंट्स एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यहां पे इसके बाद इस स्टेज के बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, चूंकि यहां तक आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जॉइंट हैं, यानी कि इट इज नॉट सेपरेबल। और उसके बाद एक ये जो स्टेज आती है, उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट होती हैं, और जैसे कि पेट्रोल बन जाता है, इसके बाद आपका डीजल प्रोड्यूस हो जाता है, डीजल बनता है, उसके बाद आपका जो है वो केरोसिन ऑयल बन जाता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो खुद ब खुद ही बन जाती हैं जिसको हम बाय प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जैसे कि आपकी जो है वो ग्रीस बन गई, जैसे कि आपका जो तारकोल है वो बन गया, जिसको हमने बनाना नहीं चाहा लेकिन खुद ब खुद ही बन गया, इसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। और ये जो ऊपर आपकी पेट्रोल है, डीजल है, ये केरोसिन ऑयल है, दीज आर कॉल्ड एज मेन प्रोडक्ट्स। क्यों हम इसको मेन प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं? बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी हाई सेलेबल वैल्यू होती है, मार्केट में अच्छी कीमत पे बिकती हैं, और जो आपकी बाय प्रोडक्ट्स होती हैं दीज आर सोल्ड एट अ कंपैरेटिवली लोअर प्राइस। एंड अगर ये सेल हो सकती हैं तो देन इट मीन्स के हम उसको, हमारे लिए ये एडिशनल इनकम ही होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं वो ये है कि ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले पहले जो कॉस्ट लगी है, जो कि जॉइंट कॉस्ट थी, फॉर एग्जांपल ये सारी प्रोडक्ट्स जो आपकी बाद में बनी है, इससे इस स्टेज से पहले पहले हमारी जो कॉस्ट थी यहां पे आके वो लग रही थी तकरीबन कोई $1,00,000 की, फॉर एग्जांपल $1,00,000, वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, यानी कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जॉइंट कॉस्ट हमारी लग रही थी $1,00,000 की। अब आपने इस कॉन्सेप्ट में ये सीखना है कि ये जो जॉइंट कॉस्ट है $1,00,000 की, उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे अपोर्शन करेंगे, कैसे एलोकेट करेंगे ये जो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनके अंदर। यानी कि मैं ये अगर $1,00,000 जो है इसकी कॉस्ट, पेट्रोल की कॉस्ट में निकालना चाहता हूं, तो मैं ये $1,00,000 को कैसे डिवाइड करूंगा ओवर द पेट्रोल। इसी तरह फॉर द डीजल, इसी तरह केरोसिन ऑयल, ठीक है। अभी हम फिलहाल ग्रीस की और तारकोल की बात नहीं कर रहे, हम ये कहते हैं मेन प्रोडक्ट्स बनाइए, ये 1,00,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास जॉइंट कॉस्ट को बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक मेथड ये होगा कि हम अपनी जो जॉइंट कॉस्ट लग चुकी हुई हैं उनको हम सेल वैल्यू मेथड पे डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि जिस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू ज्यादा होगी या मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी हम उसको उसी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरे नंबर पे हम उसके क्वांटिटी वाइज या यूनिट वाइज, प्रोडक्शन यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज द एनआरवी मेथड के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, और इसको सीखेंगे कि हम अपनी जॉइंट कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट जी, थैंक यू वेरी मच।